चलो तो एक बार है ना, मैं छोटा सा रिकैप कर देती हूँ क्योंकि मैं रिकॉर्डिंग करना भूल गई थी। ठीक है, कैंसर के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। ठीक है, कैंसर एक बहुत डेडली डिजीज है। लगभग 1 मिलियन लोग जो हैं वो हर साल इससे मर जाते हैं। कैंसर में क्या होता है कि हमारी जो बॉडी है, जिसके नॉर्मल सेल्स में एक प्रॉपर्टी होती है जिसे हम कहते हैं कॉन्टैक्ट इनहिबिशन। ठीक है, कॉन्टैक्ट, म्यूट कर लो जिसका भी आवाज आ रही है बैकग्राउंड में से। कॉन्टैक्ट इनहिबिशन क्या है कि नॉर्मल सेल्स, कुछ सेल्स के कांटेक्ट में आने, एक पर्टिकुलर नंबर ऑफ सेल्स के कांटेक्ट में आने के बाद जो अपनी ग्रोथ है उसको स्टॉप कर देते हैं। इसको कहते हैं कॉन्टैक्ट इनहिबिशन। तो कॉन्टैक्ट इनहिबिशन है कि जब सेल्स कुछ नंबर ऑफ स्पेसिफिक सेल्स के कांटेक्ट में आएंगे तो वो ग्रोथ जो है उसको स्टॉप कर देंगे। अब जो कैंसर सेल्स होते हैं वो हमारी बॉडी के ही सेल्स होते हैं, लेकिन उनके अंदर ये कॉन्टैक्ट इनहिबिशन जो है वो नहीं होता। यानी कि जो कैंसर सेल्स हैं उनके अंदर ऐसा लगता है ये प्रॉपर्टी जो है वो लूज हो जाती है, जिसकी वजह से क्या होगा, एक सेल जो है वो कॉन्टिन्यूसली डिवाइड करता जाएगा और उसका नंबर बढ़ता जाएगा। जिस भी टिश्यू के अंदर ये सेल्स की प्रॉपर्टी जो है वो लूज हो गई है, वो पर्टिकुलर टिश्यू अपने सेल्स के नंबर बढ़ाता जाएगा और बॉडी के बाकी के जो टिश्यूज हैं उनको जितना भी न्यूट्रिशन मिलना होगा वो सब न्यूट्रिशन ना मिलने की वजह से बाकी के सेल्स जो हैं वो मरने लग जाएंगे, जिससे क्या होगा, हमारी ओवरऑल बॉडी जो है वो धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। जब कैंसरस सेल्स एक के बाद एक ग्रोथ करते हैं तो उससे क्या होता है, एक मास बन जाता है। मास यानी गांठ जैसी चीज बन जाती है। ठीक है, इस चीज को हम बोलते हैं ट्यूमर। कई बार तुम लोगों ने सुना होगा कि लोगों को ट्यूमर हो गया है। ट्यूमर होने का मतलब कैंसर नहीं होता है। ठीक है, ट्यूमर का मतलब है सिंपली एक गांठ, जो कि नंबर ऑफ सेल्स, जो सेल्स हैं कॉन्टिन्यूसली डिवाइड करती है। ये कह सकते हैं कैंसर की इनिशियल स्टेजेस जो हैं उसमें ट्यूमर्स बनते हैं। ठीक है, क्योंकि ये जो ट्यूमर्स हैं वो किसी एक ही जगह पे लोकेटेड रहते हैं। नॉर्मली अगर ट्यूमर सिर्फ एक ही जगह पे लोकेटेड है, जहां से ओरिजिन हुआ है उस सेल का, तो उसको हम कहते हैं बिनाइन ट्यूमर। ठीक है, तो बिनाइन ट्यूमर कौन से हैं, नॉर्मली जो अपनी ओरिजिनल लोकेशन पे कंफाइंड रहते हैं, डू नॉट स्प्रेड टू अदर पार्ट्स। ठीक है, ये वो ट्यूमर्स होते हैं जो एक्चुअली कंट्रोल किए जा सकते हैं और ऑपरेशंस या सर्जरीज के थ्रू इनको रिमूव कर देते हैं तो ये खत्म हो जाते हैं। ठीक है, क्योंकि लोगों को अक्सर सुना होगा कि कैंसर हो गया था या ट्यूमर हो गया था, बट सर्जरी होने के बाद उनको ठीक किया गया। ठीक है, और उसके बाद फिर वो ठीक से रह भी पाए। लेकिन इसकी जो सेकेंड स्टेज है जिसके अंदर क्या होता है कि जो ट्यूमर है वो एक जगह से दूसरी जगह, जब इसको लगता है कि यार यहाँ पे तो मेरा काम बन नहीं रहा, सारा न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा, तो वो क्या करता है, स्प्रेड आउट होना शुरू कर देता है कि ये मेरी पूरी बॉडी है, यहाँ पे मान लो ओरिजिनेट हुआ, सबसे पहले तो यहाँ पे ट्यूमर बनाएगा जहाँ पे ओरिजिनेट हुआ है, उसके बाद बाकी पूरी बॉडी में यहाँ से इसके सेल्स डिटैच होके और मूव करने लग जाएंगे, स्प्रेड आउट होने लग जाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके के जो सेल्स हैं जो कि मूव आउट करने लग जाते हैं, इनको हम लोग ट्यूमर सेल्स या फिर नियोप्लास्टिक सेल्स कहते हैं। ठीक है, नियोप्लास्टिक क्यों कहते हैं, क्योंकि नियो मतलब होता है न्यू, प्लास्टिक होता है प्लास्टिसिटी, यानी जिसके अंदर अभी अभी कुछ नई जो है क्या बोलते हैं एक प्रॉपर्टी आई हो। ठीक है, तो न्यूप्लास्टिक है जिनके अंदर अभी अभी कुछ नई प्रॉपर्टी आई है और वो है प्रॉपर्टी मूव करने की, एक जगह से दूसरी जगह और डिवाइड करने की। तो इस तरीके के जो ट्यूमर्स हैं जो कि स्प्रेड आउट हो जाते हैं एक जगह से दूसरी जगह, उनको हम मैलिग्नेंट ट्यूमर कहते हैं। ये जो सेल्स हैं बहुत रैपिडली ग्रो करते हैं और दूसरी जगहों को जाके इन्वेड करते हैं। जैसे यहाँ से यहाँ मूव कर गया, यहाँ पे सेटल डाउन करेगा एक सेल, और सेटल करने के बाद अपने जैसे और सेल्स बनाएगा और फिर वो और दूसरी जगहों पे मूव करने लग जाएंगे। ठीक है, तो अगर तुम में से किसी ने एक मूवी देखी हो, अभी लास्ट आई थी सुशांत सिंह की दिल बेचारा। ठीक है, उसमें जब फाइनल लास्ट पिक्चर में आ रहा होता है तो उसमें वो कहता है कि मैंने अपना शायद सीटी स्कैन कराया, एमआरआई कराया, और वो एक क्रिसमस ट्री की तरह लाइट अप हो रहा था। ठीक है, क्रिसमस ट्री की तरह लाइट अप होने का मतलब क्या है, देखो क्रिसमस ट्री तुमने सपोज करो इस तरीके से बनाया,
और ये सारे में लाइटें जल रही हैं, ठीक। ये इसका मतलब क्या है, एक्चुअली जो सीटी स्कैन या एमआरआई है वहां पे स्पेसिफिक होता है, जहां पे भी ये ट्यूमर सेल्स दिखाई देंगे वहां पे वो लाइट जो है वो जलेगी, यानी वो ब्राइट एंड होगा। अब पूरा क्रिसमस ट्री की तरह तुम्हारी बॉडी चमकने का मतलब क्या है कि पूरी बॉडी में ही जो सेल्स हैं वो फैल चुके हैं। फैल चुके होने का मतलब जो स्टेज है वो काफी आगे बढ़ चुकी है, जो ट्यूमर है वो पूरी बॉडी में फैल चुका है और अब उसको कंट्रोल नहीं किया जा सकता, ठीक है। तो ये फाइनल स्टेजेस होती हैं जिसमें बॉडी में, पूरी बॉडी में ही जो सेल्स हैं वो स्प्रेड आउट कर जाते हैं, और क्योंकि अपनी ही बॉडी के सेल्स हैं इसीलिए हमारे अंदर कोई वैसा इम्यून सिस्टम का किसी तरीके का रिस्पॉन्स नजर नहीं आता, हमें कोई और बीमारी नजर नहीं आती, कोई खांसी जुकाम या इस तरीके की चीजें जो बाहर से पैथोजन से हमारी बॉडी रिस्पॉन्ड करती है। हमारे बॉडी में जितने भी हमें सिम्टम्स नजर आते हैं, रनी नोज है या फिर फीवर है, इची आईज हैं, सब क्यों होता है, जब हमारी बॉडी रिस्पॉन्ड करती है। और हमारी बॉडी किसके लिए रिस्पॉन्ड करेगी, जो कोई फॉरेन चीज आके हमारी बॉडी में एंटर करेगी। लेकिन यहाँ क्या होता है, हमारी बॉडी के ही सेल्स हैं जो अपने को ही नुकसान पहुंचा रहे हैं, ठीक है। इसीलिए हमारी बॉडी किसी तरीके का रिस्पॉन्स नहीं देती, और यही वजह है कि कैंसर्स जो है अक्सर जो है वो डिटेक्ट नहीं हो पाते इनिशियल स्टेजेस में। अच्छा, ये जो मेलिग्नेंट ट्यूमर्स की हम लोग बात कर रहे हैं, जब ये एक जगह से दूसरी जगह जाके इन्वेड करना स्टार्ट करते हैं तो इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं मेटास्टासिस, ठीक है। मेटास्टासिस ये जो वर्ड है ये बोर्ड्स में बहुत बार पूछा जाता है, कभी कभार बोर्ड्स में और कभी कभार प्री बोर्ड्स में भी पूछा जाता है, ठीक है। तो मेटास्टासिस जो है एक इम्पॉर्टेंट टर्म है जो कि तुम लोगों को याद रखनी है। इसके बाद ये तो हमने देखा कि एक्चुअली कैंसर में क्या होता है। अब हम देखते हैं कॉजेस को। कॉजेस क्या है, किसकी वजह से होता है, क्यों हो रहा है। वैसे तो अभी तक जो है कुछ कॉजेस फिक्स्ड नहीं है, जैसे हमने टाइफाइड के लिए कह दिया कि साल्मोनेला टाइफी से हो रहा है, न्यूमोनिया के लिए कह दिया स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया से हो रहा है, ठीक है। लेकिन कैंसर जो है उसका एक पर्टिकुलर कोई कॉज नहीं है। माना गया है कि बहुत सारे फिजिकल, केमिकल या फिर बायोलॉजिकल कॉजेज हो सकते हैं, एजेंट्स हो सकते हैं जो कि कैंसर्स कॉज करें। फिजिकल में कौन से आते हैं, फिजिकल में आएंगी एक्सरेज या दूसरी जो आयनाइजिंग रेडिएशंस हैं, ठीक है। जितनी भी रेडिएशंस आती हैं, रेडिएशंस की वजह से क्या होता है, एक्चुअली जो आयनाइजिंग रेडिएशंस हैं जैसे एक्सरे है, गामा रे है, यूवी रेज हैं, ये सब हाई एनर्जी कैरिंग रेडिएशंस होती हैं। हाई एनर्जी कैरी करने की वजह से ये क्या करती हैं, जैसे ही हमारे सेल्स से ये टकराती हैं। अच्छा ठीक है, अभी समझाती हूँ बेटा मैलिग्नेंट ट्यूमर। पहले ये सुन लो, इसके जो कॉजेज हैं, कॉजेज सुन लो, उसके बाद मैलिग्नेंट दोबारा समझा दूंगी। तो फिजिकल में है, ये जो रेडिएशंस हैं जब भी हमारी बॉडी से टकराती हैं, ये बॉडी है हमारी, यहाँ पे एक्सरेज आती हैं, आने के बाद क्या होगा, इनके अंदर बहुत एनर्जी हाई होती है, हाई एनर्जी कैरिंग रेडिएशंस होती हैं। तो जैसे ये बॉडी पे पड़ती है, हमारा जो डीएनए है ये उस पे सीधा अटैक करती है, और यहाँ जो बेस पेयर्स में इस तरीके की ये बॉन्डिंग बनी हुई होती है, इन बॉन्ड्स को ये ब्रेक कर देती हैं। बॉन्ड्स ब्रेक करने के बाद क्या होगा, ये कर देती हैं इसमें म्यूटेशंस कॉज, क्योंकि बॉडी दोबारा से इसको रिपेयर करने की कोशिश करती है जल्दी जल्दी, और उस केस में हो सकता है म्यूटेशंस हो जाए, ठीक है। जैसे अगर ये म्यूटेशंस किसी क्रूशियल बॉडी सेल के जो न्यूक्लियस है, अभी बताती हूँ तायरा, न्यूप्लास्टिक ट्रांसफॉर्मेशन, अगर ये म्यूटेशन जो है किसी स्पेसिफिक रीजन में हो जाती हैं, मान लो हमारी डीएनए में एक ऐसा पोर्शन है जो कि ये इतना पोर्शन जो है ये कंट्रोल करता है कि सेल्स को कितनी बार डिवाइड होना चाहिए, इसमें किसी तरीके की म्यूटेशन हो गई, यानी ये सेल जो है इसको नहीं पता अभी इसको कितनी बार डिवाइड होना है, यानी ये कॉन्टिन्यूसली डिवाइड हुए जाएगा, और उस केस में फिर ये ट्यूमर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से जो फिजिकल है, फिजिकल एजेंट्स हैं जो कि रेडिएशन है नॉर्मली, वो जो है म्यूटेशंस कॉज करती हैं, और इस तरीके से हमारे डीएनए में चेंज करके नियोप्लास्टिक ट्रांसफॉर्मेशन करती है। नियोप्लास्टिक ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब है उसको एक सेल को ट्रांसफॉर्म कर देते हैं नियोप्लास्टिक सेल में। और नियोप्लास्टिक सेल क्या है, नियोप्लास्टिक सेल वो सेल है जो कि अपनी
कॉन्टैक्ट इनहिबिशन की प्रॉपर्टी को लूज कर चुका है, ठीक है, जो ट्यूमर सेल बन चुका है। नियोप्लास्टिक जो है उसको हम लोग ट्यूमर सेल ही बोलते हैं, दोनों सेम चीज है। इसके बाद हमारे फिजिकल में कुछ और एक चीज और आती है, दूसरे हैं केमिकल्स। अच्छा, फिजिकल वाली आयोनाइजिंग रेडिएशंस हो गई, सॉरी, केमिकल हमारा दूसरा है, ठीक है। केमिकल होते हैं, जैसे कई बार टीवी में देखा होगा कि तंबाकू पीने से, तंबाकू खाने से, चबाने से जो है वो कैंसर हो जाता है। सभी सिगरेट पे, बीड़ी पे, इन सब में भी स्मोकिंग वाली चीजें, उन सब पे लिखा होता है कि इनको खाने से, इनको चबाने से कैंसर हो जाता है, क्योंकि उनके अंदर जो केमिकल प्रेजेंट होते हैं वो मेजर कॉज पाए गए हैं लंग कैंसर के लिए। क्योंकि ये जो स्मोक करते हैं, स्मोक करने से सारा जो स्मोकिंग वगैरह से जितना स्मोक है उसका धुआं जो जाता है, जो उसके अंदर केमिकल्स प्रेजेंट है टोबैको के अंदर, वो सब कहाँ पहुंच जाते हैं, लंग्स में पहुंच जाते हैं, लंग्स में सेटल डाउन कर जाते हैं। और लंग्स में सेटल डाउन करने के बाद वो उसके सेल्स को जो है वो ट्यूमर सेल्स में कन्वर्ट कर देते हैं। तो इस तरीके के कुछ केमिकल्स हैं जो कि कैंसर कॉज कर सकते हैं। फिर उसके बाद हम देखते हैं तीसरा, थर्ड था हमारा बायोलॉजिकल एजेंट्स। बायोलॉजिकल एजेंट्स कौन से हैं? कुछ वायरसेस हैं जिनको देखा गया है कि ये कैंसर कॉजिंग प्रॉपर्टी जो है वो रखते हैं, ठीक है। इनको हम कहते हैं ऑन्कोजेनिक वायरसेस। ऑन्को जो है जनरली कैंसर के लिए यूज किया जाता है। ये ऑन्को मतलब कैंसर, जेनिक मतलब प्रोड्यूसिंग वायरस, वायरस है, ठीक। ऑन्कोजेनिक वायरस कौन से हैं? जो कैंसर प्रोड्यूसिंग वायरसेस हैं उनको ऑन्कोजेनिक वायरसेस कहा जाता है। अभी जो ऑन्कोजेनिक वायरसेस हैं इनमें क्या होता है, इनका जितना भी, ये मान लो एक वायरस है, इसके पास अपना डीएनए या आरएनए जो भी बोलना चाहो वो होता है, ठीक है। इनके डीएनए आरएनए में ऑन्कोजेनिक जीन्स होते हैं या ऑन्कोजीन्स कहते हैं जिनको, ठीक है। ऑन्कोजीन्स क्या हैं? ये कुछ ऐसे जीन्स हैं जो कि क्या कर सकते हैं, कैंसर को जो है वो प्रोड्यूस कर सकते हैं, क्योंकि कैंसर में कुछ और नहीं करना। और ये जो ऑन्कोजीन है वो क्या करेगा, अगर सपोज करो इसका कोई प्रोडक्ट बन रहा है, ठीक है, इस ऑन्कोजीन का, और ये प्रोडक्ट जो है मेरे डीएनए में जाके उस पोर्शन को बाइंड कर जाए जो कि डिविजन्स को कंट्रोल कर रहा है, तो क्या होगा, मेरा सेल जो है वो सिंपली जो डीएनए का पोर्शन कंट्रोल कर रहा था, अब तो वो मास्क हो गया। इसका मतलब अब वो कंट्रोल नहीं कर पाएगा कि कितनी बार डिवाइड करना है, वो अनकंट्रोल्ड ग्रोथ जो है वो कंटिन्यू करने लग जाएगा, और इस तरीके से मेरा जो सेल है वो एक वायरस में, ट्यूमर सेल में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। उसके अलावा ये तो हुए जो किसी वायरस के अंदर ऑन्कोजीन्स हैं। हमारे खुद के नॉर्मल सेल्स में भी बहुत सारे ऑन्कोजीन्स प्रेजेंट होते हैं, जिन्हें हम सेल्यूलर ऑन्कोजीन्स या फिर प्रोटो ऑन्कोजीन्स कहते हैं। ये एक्चुअली क्या है, ये हमारी बॉडी में एक्टिवेटेड नहीं होते। हमारी बॉडी यानी हमारे सेल के अंदर, हमारे न्यूक्लियस में, डीएनए में प्रेजेंट तो हैं, बट ये जो है वो एक्टिवेटेड नहीं होते, ये डीएक्टिवेटेड रहते हैं। लेकिन कुछ कंडीशंस में हो सकता है ये एक्टिवेटेड हो जाए, और उस टाइम पे अगर ये एक्टिवेट हो जाते हैं तो ये फिर हमारे सेल की जो ग्रोथ है उसको स्टॉप करना बंद कर देते हैं, यानी फिर वो अनकंट्रोल्ड ग्रोथ जो है उसको स्टार्ट कर देता है, ठीक है। ये इसके कुछ रीजंस हैं, कॉजेज हैं, जिसकी वजह से कैंसर्स जो हैं वो हो जाते हैं। इम्पोर्टेंट टॉपिक है कॉजेज ऑफ कैंसर, सभी को याद रखना है। अच्छा, किसने पूछा था मैलिग्नेंट ट्यूमर, एक बार फिर से बता देती हूँ मैं। मैलिग्नेंट ट्यूमर क्या है? जब ट्यूमर्स अपने ओरिजिन के स्पेस से, जो भी ओरिजिन का जगह था, यहाँ ओरिजिन हुआ उसका, ओरिजिन से बॉडी के दूसरे पार्ट्स में स्प्रेड आउट होना शुरू कर दे, तब उसको कहा जाता है कि वो मैलिग्नेंट ट्यूमर है, ठीक है। और इस तरीके की जो सेल्स होते हैं उनको हम नियोप्लास्टिक या फिर ट्यूमर सेल्स बोलते हैं। ये सेल्स कॉन्टिन्यूसली डिवाइड करते रहते हैं,
जहां ये बन रहे हैं वहां से स्लफ ऑफ होते हैं। स्लफ ऑफ होने का मतलब वहां से निकले, वहां से छुटे और जाके दूसरी जगहों पे इन्वेड कर देते हैं। जहां भी इन्वेड करेंगे फिर वहां पे जाके और नया ट्यूमर बनाएंगे। इस तरीके की जो प्रॉपर्टी होती है इसको हम लोग मेटास्टासिस कहते हैं। ये जो एक जगह से दूसरी जगह भागने की जो प्रॉपर्टी है इसको मेटास्टासिस कहते हैं और इस तरीके के ट्यूमर्स को मैलिग्नेंट ट्यूमर्स कहा जाता है। ठीक है बेटा, आई थिंक स्वाति ने पूछा था। नेक्स्ट हम आ जाते हैं कैंसर के डिटेक्शन पे, क्योंकि डिटेक्शन एंड डायग्नोसिस कैसे पता लगा रहे हैं ये हमारा नेक्स्ट स्टेप होता है किसी भी बीमारी के लिए। पहली बात तो हम लगाते हैं कि उसमें क्या होता है, फिर हम देखते हैं उस किस वजह से होता है, कॉजेज क्या हैं, फिर हम देखते हैं उसको डिटेक्ट कैसे करते हैं और फाइनली हम लोग ट्रीटमेंट पे आएंगे। तो डिटेक्शन के लिए अर्ली डिटेक्शन जरूरी है अगर हम लोग चाहते हैं कि इसको कंट्रोल किया जा सके, क्योंकि लेट डिटेक्शन का कोई फायदा नहीं होता। ठीक है, तो हमारे पास बायोप्सी होती है डिटेक्ट करने के लिए पहली चीज, और हिस्टोपैथोलॉजिकल स्टडीज होती हैं। हिस्टोपैथोलॉजिकल स्टडीज दोनों में क्या होता है, बायोप्सी में जिस भी टिश्यू में किसी तरीके का सस्पेक्शन है, सस्पेक्शन मतलब हम लोग सस्पेक्ट कर रहे हैं, हम लोगों को क्या बोलते हैं, अंदाजा है कि इसके अंदर कैंसर हो सकता है, हम उस टिश्यू को निकाल लेते हैं, उसका छोटा सा पीस निकाल लेते हैं। छोटा सा पीस निकालने के बाद, ये पीस निकाल लिया, इसको हम लोग थिन सेक्शंस में डिवाइड कर देते हैं, छोटे छोटे सेक्शंस में डिवाइड कर देते हैं और उसके बाद उसको स्टेन करते हैं और स्टडी करते हैं। ठीक है, माइक्रोस्कोप के अंदर, माइक्रोस्कोप के अंदर देखना जरूरी इसीलिए क्योंकि हम लोग सेल्स वैसे नहीं देख सकते। ठीक है, तो उनकी फिर स्टडीज की जाती है। और हिस्टोपैथोलॉजिकल स्टडीज जो हैं उसके अंदर क्या होता है, जो भी टिश्यू है, क्योंकि पहला बायोप्सी का मतलब है तुमने एक टिश्यू लिया और उसको फिर तुम आगे स्टडी करोगे। अब जो स्टडीज करेंगे वो हिस्टोपैथोलॉजी में आ जाती है। हिस्टो का मतलब होता है टिश्यू, जहां भी हिस्टो यूज होता है वो टिश्यू के लिए यूज होता है, और पैथोलॉजिकल का मतलब है तुम पैथोजेंस रिलेटेड स्टडी कर रहे हो। ठीक है, तो जो भी हिस्टोपैथोलॉज है या जो भी पैथोलॉजिस्ट है जो किस डिजीज को स्टडी करता है, वो ये टिश्यू को निकालेगा और टिश्यू को स्टेन करने के बाद डिफरेंट स्टेन से उसके बाद उसकी स्टडी करेगा। ये तो हुआ जो बिल्कुल बारीकी से करते हैं। और जो टेक्निक्स हैं जो फाइंड आउट करती हैं कि कैंसर वाले सेल्स हमारी बॉडी में हो सकते हैं या नहीं हो सकते हैं, तो उसके लिए रेडियोग्राफी आती है। बुक में नाम दिए हैं, सिर्फ नाम ही याद करने हैं, बहुत ज्यादा डीपली नहीं जाना। कंप्यूटेड टोमोग्राफी है और एमआरआई है। ठीक है, दोनों के बारे में, तीनों के बारे में एक एक लाइन तो जरूर सुन लो कि एमआरआई जो है मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग इसको बोला जाता है। मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग में हम लोग क्या करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड यूज किया जाता है। कई बार तुमने टीवी में देखा होगा, एक बड़ी सी गोल मशीन में इंसान को लिटा के और अंदर भेज दिया जाता है। ठीक है, तो वो एमआरआई होता है। एमआरआई में क्या करते हैं, जो भी पर्सन है उसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड जो है वो अप्लाई करते हैं। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड यूज करते हैं और नॉन आयनाइजिंग रेडिएशंस लेते हैं। नॉन आयनाइजिंग जैसे कि जो कि लो एनर्जी कैरिंग रेडिएशंस होती हैं। ठीक है, क्योंकि अगर हम आयनाइजिंग रेडिएशंस लेंगे तो वो और ज्यादा कैंसर कॉज कर सकते हैं, तो नॉन आयनाइजिंग रेडिएशंस लेंगे ताकि हमारी बॉडी, ये ले लिया चारों तरफ से इसको घेर देते हैं, आसपास मैग्नेटिक फील्ड जो है वो यूज करते हैं और रेडिएशंस लेते हैं, डालते हैं और उसके बाद क्या करते हैं, इमेजेस बनाते हैं बॉडी की। ठीक है, फिर ये जो इमेजेस है इसको नॉर्मल वाली से कंपेयर करते हैं, जहां भी डिफरेंसेस आते हैं उन डिफरेंसेस को फिर स्टडी करते हैं। फिर हमारा जो कंप्यूटेड टोमोग्राफी है ये तो था एमआरआई। एमआरआई के अंदर हम लोगों ने देखा कि मैग्नेटिक फील्ड यूज होता है और नॉन आयनाइजिंग रेडिएशंस होती हैं। जितनी भी टेक्निक्स मैं बता रही हूँ सब में इमेजेस बनाने की ही बात आएगी,
ठीक है। तो तुम लोगों को जो चीज याद रखनी है कि कौन सी टेक्निक में हम लोग कौन सी चीज इस्तेमाल कर रहे हैं। जैसे कंप्यूटेड टोमोग्राफी, इसके अंदर हम लोग एक्सरेज का यूज करते हैं और कंप्यूटर्स का यूज करते हैं। ठीक है, एक्सरेज का यूज करके हम 3 डायमेंशनल इमेज बनाते हैं। जो नॉर्मल हमारा एक्सरे होता है वो 2 डायमेंशनल होता है। ठीक है, 2 डायमेंशनल मतलब हम लोग एक ही डायमेंशन में, 2 डायमेंशन लेफ्ट जो हाइट और ब्रेड्थ कह सकते हो कि सिर्फ 2 डायमेंशन में हम लोग देख सकते हैं। लेकिन जो कंप्यूटेड टोमोग्राफी है उसके अंदर जो इमेज बनती है वो 3 डायमेंशनल बनती है। बस इतना ही है तुम्हारा कैंसर डिटेक्शन के लिए। ये तो टेक्निक्स हो गई, उसके अलावा कुछ एंटीजन स्पेसिफिक एंटीबॉडीज भी यूज की जाती हैं। कितना टाइम हो गया? 30। कुछ एंटीबॉडीज भी बनाई गई हैं जो कि कैंसर स्पेसिफिक एंटीजेंस के लिए यूज करती हैं, और यहाँ पे मॉलिक्यूलर बायोलॉजी जो है वो यूज में आ जाती है, ताकि पता लगाया जा सके कि जो भी जीन्स हैं वो एक्टिवेटेड हैं, जो प्रोटो ऑन्कोजीन्स हैं या दूसरे ऑन्कोजीन्स हैं वो सब एक्टिवेटेड हैं। तो जिनमें एक्टिवेटेड होंगे उनमें एंटीबॉडीज जो है वो जाके बाइंड कर जाएंगे और फिर हमें वो कलर शो करेंगी, जिस तरीके से मैंने तुम लोगों को शायद एलाइजा बताया था एड्स में। ठीक है, तो जिन लोगों के अंदर अगर वो प्री डिस्पोज्ड है पहले से कि पता लग जाए, अगर पहले से पता लग जाएगा कि इसीलिए कैंसर की अगर किसी फैमिली में हिस्ट्री हो तो भी उसको अक्सर क्या बोलते हैं, केयरफुल रहने के लिए कहा जाता है, क्योंकि जो कैंसर है वो उसके लिए बॉडी के अंदर डिफरेंट जीन्स भी प्रेजेंट हैं, और जीन्स जो है वो किसी पर्टिकुलर फैमिली में जो है वो एक्टिवेटेड जल्दी हो सकते हैं किसी चीज पर्टिकुलर चीज के एक्सपोजर से। कि सपोज करो कि कोई एक फैमिली है जो अगर स्मोक करता है तो उसको बहुत ज्यादा चांसेस हो जाते हैं कि उसको कैंसर हो ही जाएगा। तो वो क्या कर सकता है कि वो स्मोकिंग जो है वो अपनी लाइफ टाइम अवॉइड कर सकता है, ताकि उसे इस तरीके की कोई बीमारी ना हो। वैसे तो नॉर्मली भी कैंसर की वजह से जो ऑन्कोजीन्स है उनकी वजह से कैंसर्स हो सकते हैं। फाइनल हम देखते हैं ट्रीटमेंट। ये सब तो कॉजेज में आ गए। ट्रीटमेंट देखते हैं लास्ट इसका कि ट्रीटमेंट क्या किया जा सकता है। पहली, सर्जरी। अगर जो भी हमारे पास ट्यूमर है वो मेलिग्नेंट नहीं है यानी बेनाइन ट्यूमर है, तो उस केस में सर्जरीज जो है वो काफी सक्सेसफुल रहती हैं। दूसरा है रेडिएशन थेरेपी। रेडिएशन थेरेपी में क्या करते हैं, हाई एनर्जी कैरिंग रेडिएशन से हम लोग जो भी ये ट्यूमर सेल्स हैं उनको किल करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, और थर्ड आता है हमारे पास इम्यूनोथेरेपी। इम्यूनोथेरेपी में अच्छा, रेडियोथेरेपी, रेडिएशन थेरेपी जो है उसके अंदर ट्यूमर सेल्स को पहली बात तो हम लोग रेडिएशन से करते हैं, साथ में कीमोथेरेपेटिक ड्रग्स भी दिए जाते हैं, यानी कि बहुत सारे ऐसे केमिकल्स दिए जाते हैं जिसको कीमोथेरेपी अक्सर तुम लोगों ने अगर सुना होगा, जहाँ पे जिन लोगों को कैंसर हो जाता है उनको कीमोथेरेपी दी जाती है। कीमोथेरेपीज तुम्हारी बॉडी में कुछ केमिकल्स डाले जाते हैं जो कि सेल्स को किल करने का काम करते हैं। तो जब कीमोथेरेपी करते हैं अक्सर बाल झड़ जाते हैं, लोगों के वीकनेस आ जाती है। वो इसलिए होता है क्योंकि जो कीमो जो बाहर से दे रहे हैं, केमिकल्स दे रहे हैं, वो सब केमिकल्स हमारे नॉर्मल सेल्स को भी नुकसान पहुंचाते हैं। ठीक है, तो उसकी वजह से हमें फिर वो हाँ हाँ, तो ऐसा इसीलिए होता है कि जब कीमोथेरेपी देते हैं, बाहर से जो केमिकल सेल्स को मारने के लिए देते हैं, तो उसकी वजह से हमारी जो नॉर्मल सेल्स हैं, वो भी मरते हैं। तो इस तरीके के जो साइड इफेक्ट्स हैं, वो देखने के लिए मिलते हैं। और जो इम्यूनोथेरेपी रह गया लास्ट में, इसमें क्या करते हैं कि हमारी जो बॉडी है, उसके इम्यून सिस्टम को थोड़ा सा मॉडिफाई करने की कोशिश करते हैं। देयरफॉर पेशेंट्स आर गिवन, क्योंकि ट्यूमर सेल्स जो हैं देखा गया है जब उनको बाहर से कुछ केमिकल्स वगैरह दिए जाते हैं तो वो इम्यून
सॉरी, इम्यून सिस्टम को स्किप कर देते हैं। हमारी पहली बात तो हमारी ही बॉडी के सेल्स हैं, तो इम्यून सिस्टम का बहुत ज्यादा जो है वो रिस्पॉन्स होता नहीं है। लेकिन अगर हमारा इम्यून सिस्टम इनको पहचानने की कोशिश भी करता है तो कैंसर सेल्स जो हैं वो स्किप कर जाते हैं, यानी इनसे बचने का जो क्या बोलते हैं एक वे है वो कैंसर सेल्स के पास होता है। तो ट्यूमर सेल्स हैव बीन शोन टू अवॉइड डिटेक्शन एंड डिस्ट्रक्शन बाय द इम्यून सिस्टम, की ट्यूमर सेल्स जो हैं हमारी बॉडी के इम्यून सिस्टम से डिटेक्शन जो है वो अवॉइड करवा देते हैं, डिस्ट्रक्शन कि वो हमें मार ना पाए और डिटेक्ट ना कर पाए, इस चीज में कैंसर सेल्स माहिर होते हैं। इसीलिए अक्सर पेशेंट्स को क्या दिए जाते हैं, अल्फा इंटरफेरॉन दिए जाते हैं। अल्फा इंटरफेरॉन्स क्या है, बायोलॉजिकल रिस्पांस मॉडिफायर्स हैं जो कि इम्यून सिस्टम को, जितना भी हमारा इम्यून सिस्टम चल रहा है उससे ज्यादा उसको एक्टिवेट कर देते हैं। तो उस केस में क्या होता है कि बॉडी जो है वो किसी भी छोटी छोटी चीज के लिए बहुत जल्दी जल्दी रिस्पॉन्ड करती है। ठीक है, यानी हमारा जो रिस्पॉन्स है, बॉडी का रिस्पॉन्स है, उसको हम लोग हाई कर देते हैं, बढ़ा देते हैं, ताकि वो इन कैंसर सेल्स को डिटेक्ट कर सके और इनको डिस्ट्रॉय कर सके। ठीक है, इसके साथ हमारा ये कैंसर वाला पोर्शन जो है वो खत्म हो जाता है। ड्रग और अल्कोहल अब्यूज हम लोग कल स्टार्ट करेंगे। आज वाले पोर्शन में किसी को कोई पूछना है तो पूछ लो।